नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल नवनीत गौतम्स क्लासेस में। तो आप जानते हैं वेव मोशन आप पढ़ रहे हैं और वेव मोशन में आज एक हम नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है फोर्स्ड ऑसिलेशंस। तो फोर्स्ड ऑसिलेशंस क्या होता है? देखो, आपने पढ़ा है, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे दूं। फ्री ऑसिलेशन, ठीक है, मैंने ये लेक्चर फ्री ऑसिलेशंस क्या होता है, डैम्प्ड ऑसिलेशंस क्या होता है, ये लेक्चर आपका यूट्यूब पर भी था, तो आप सभी ने इसे देखा होगा। और ये लेक्चर आज का भी हम यूट्यूब पर ही रखेंगे, ठीक है। देखो, फ्री ऑसिलेशंस क्या होता है, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, मैंने बताया था आपको, इसे हिंदी में कहते हैं मुक्त दोलन, ठीक है। क्या कहते हैं? मुक्त दोलन। इसके बाद क्या पढ़ाया था बताइए? इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था डैम्प्ड ऑसिलेशंस, ठीक है। डैम्प्ड ऑसिलेशंस इन्हें कहते हैं अवमंदित, है ना, अवमंदित दोलन। क्लियर है? और इसके बाद आज जो हमें पढ़ाना है उसे कहेंगे फोर्स्ड ऑसिलेशंस, ठीक है, यानी हिंदी में कहेंगे इन्हें प्रणोदित दोलन, ठीक है। आपने पढ़े होंगे 11th क्लास में भी। तो देखो, इन तीनों को ही एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो फ्री ऑसिलेशंस क्या होते हैं, यानी मुक्त दोलन क्या होते हैं? तो आपको पता है, जब किसी वस्तु को उसकी मध्यमान अवस्था से या साम्य अवस्था से विस्थापित करके छोड़ दिया जाता है, जैसे पेंडुलम का ही आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। किसी बॉडी को जब डिस्प्लेस कर दिया जाता है उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से, तो क्या होता है? देखो, जैसे पेंडुलम का एग्जाम्पल, पेंडुलम है, आप, है ना, उसका जो पार्टिकल है, उसका जो बॉडी है जिसे बॉब कहा जाता है, उसे विस्थापित करो, डिस्प्लेस करो और छोड़ दो, तो क्या करने लगेगा? ऑसिलेशंस करने लगेगा, है ना, दोलन करने लगेगा। क्लियर है? तो यानी इस तरीके की जो गति होती है, ऑसिलेशंस क्या होते हैं, मैंने वेव मोशन के फर्स्ट लेक्चर में बता दिया था, है ना। जो स्टूडेंट्स पेड बैच से जुड़े हुए हैं वो जानते हैं, उस लेक्चर को उन्होंने देखा होगा। तो देखो, फ्री ऑसिलेशंस मैंने बताया आपको, पेंडुलम क्या कर रहा है, इस तरीके की गति कर रहा है और कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई भी बाधा नहीं है। क्लियर है? तो जब कोई बाधा ना हो, है ना, किसमें? दोलनों में, ऑसिलेशंस में, यानी फ्रीली मोशन हो, है ना, तो इस प्रकार के जो मोशन, मतलब इस प्रकार के जो ऑसिलेशंस हैं, दोलन हैं, उन्हें आप फ्री ऑसिलेशंस या मुक्त दोलन कहते हैं। क्लियर है? तो यानी जब कोई पिंड अपनी मध्यमान अवस्था या स्थिति के दोनों ओर या साम्य अवस्था के दोनों ओर, है ना, आगे और पीछे स्वतंत्रता पूर्वक गति करता है, तो पिंड की यह गति मुक्त दोलन कहलाती है। क्लियर है? तो व्हेन ऑसिलेशन क्या होता है मैं बता चुका हूँ। व्हेन ए पार्टिकल मूव्स, ध्यान देना, मूव्स अबाउट इट्स इक्विलिब्रियम पोजिशन बैक एंड फोर्थ, यानी बैक माने पीछे, फोर्थ माने आगे, बैक एंड फोर्थ अगेन एंड अगेन, तो दिस टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज फ्री ऑसिलेशन। क्लियर है? ये चीज़ें मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। और देखो, डैम्प्ड ऑसिलेशंस क्या होते हैं, जैसे पेंडुलम का आपने एग्जाम्पल लिया, तो देखो पेंडुलम इस तरीके से मोशन कर रहा है ना। तो शुरुआत में उसके जो एम्पलीट्यूड्स हैं, आयाम हैं, वो बहुत अधिक होते हैं, लेकिन समय के साथ साथ ये धीरे धीरे घटते चले जाते हैं और एक स्थिति आती है कि पेंडुलम रुक जाता है। तो इसका मतलब है टाइम के साथ साथ ये जो फोर्सेस होते हैं, एयर रेजिस्टेंस, फ्रिक्शन फोर्स, है ना, यानी जो फ्रिक्शन फोर्स यानी जो घर्षण बल होता है, जो एयर रेजिस्टेंस, वायु का प्रतिरोध होता है, उन बलों के कारण ये जो पेंडुलम है, इसकी गति के जो आयाम हैं, एम्पलीट्यूड्स हैं, वो धीरे धीरे घटते जाते हैं और एक स्थिति ऐसी आती है कि पेंडुलम या कोई भी बॉडी रुक जाती है, जो क्या करती है, ऑसिलेशन करती है। क्लियर है? तो इस प्रकार के जो ऑसिलेशंस हैं, जिनके एम्पलीट्यूड्स घटते रहते हैं, उन्हें आप डैम्प्ड ऑसिलेशंस कहते हैं, अवमंदित दोलन कहते हैं। ठीक है, नाम से ही क्लियर हो रहा है, अवमंदित, मंदन, धीरे धीरे क्या हो रहा है, घटते जा रहे हैं, कम हो रहे हैं। और इसके बाद है फोर्स्ड ऑसिलेशंस। फोर्स्ड यानी अब देखो जो थर्ड है वो हम पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ तक दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। अब देखो, ये पेंडुलम थोड़ी देर बाद, है ना, रुक जाएगा, तो ये रुके ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब है जैसे ही इसकी स्पीड कम हो, इस पर बाहर से फोर्स लगा दो, है ना, लगातार फिर मोशन करेगा, फिर कम होने शुरू होंगे आयाम, एम्पलीट्यूड्स, फिर बाहर से फोर्स लगा दो, है ना। जिस तरीके का झूला होता है ना, तो झूले में आप पुश करते रहते हैं, है ना, जैसे ही
झूला इस तरीके से चलता है ना। जो गांवों में देहात में आप देखते हैं, है ना, एक पर्व होता है, क्या बोलते हैं, हरियाली तीज, आपने देखा होगा, महिलाएं झूला झूलती हैं, है ना। तो उसमें क्या होता है, आप बल लगाते हैं, बाहर से बल लगाते हैं, जिसके कारण झूला अनावरत चलता रहता है, लगातार चलता रहता है। और यदि आप हट जाएं, बल ना लगाएं, ठीक है, उसे पुश ना करें, तो आप देखेंगे थोड़ी देर बाद वो जो झूला है वो रुक जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार यानी झूला क्यों चल रहा है, बाहर से बल लगा रहे हैं आप, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, इसी कारण उसके जो मोशन है, मतलब उसकी जो मोशन है और उसके जो एम्पलीट्यूड्स हैं वो बने हुए हैं, जो उसके आयाम हैं वो बने हुए हैं। क्लियर है। तो इस प्रकार के जो दोलन हैं, है ना, जिनमें बाह्य बल के द्वारा दोलन होते हैं, इस प्रकार के दोलनों को प्रणोदित दोलन कहते हैं। यानी ऐसे ऑसिलेशंस जो एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसीज के कारण होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं आप, फोर्स्ड ऑसिलेशंस कहते हैं। क्लियर है। तो जो फ्री ऑसिलेशन है वो अपनी खुद की फ्रीक्वेंसी के कारण होते हैं, यानी अपनी खुद की आवृत्ति के कारण होते हैं। लेकिन ये जो फोर्स्ड ऑसिलेशंस हैं ये एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी के कारण होते हैं, बाह्य बल की आवृत्ति के कारण होते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार के दोलन प्रणोदित दोलन, यानी दीज टाइप्स ऑफ ऑसिलेशंस आर नोन एज फोर्स्ड ऑसिलेशंस। तो मैं लिख देता हूं इसकी डेफिनेशन, तो ध्यान देना। देखो, व्हेन ए पार्टिकल, है ना, जब कोई कण, व्हेन ए पार्टिकल ऑसिलेट्स, ऑसिलेट्स का अर्थ होता है दोलन करता है। ठीक है। तो व्हेन ए पार्टिकल ऑसिलेट्स, जब कोई पिंड या कण दोलन करता है। ठीक है। मैंने कहा फ्री ऑसिलेशंस में अपनी खुद की उसकी, एक बार देखो आपने डिस्प्लेस कर दिया पेंडुलम को और छोड़ दिया, आपने फोर्स नहीं लगाया, फिर खुद मोशन करेगा, इस तरीके से करेगा ना, तो उसकी खुद की क्या है, फ्रीक्वेंसी है, खुद की आवृत्ति है, उसे नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहते हैं, प्राकृतिक आवृत्ति कहते हैं। लेकिन यहाँ पर आपने क्या कर रहे हैं, बार बार फोर्स लगा रहे हैं, जैसे ही एम्पलीट्यूड कम हो रहे हैं फिर फोर्स लगा रहे हो, जैसे ही, है ना, आयाम कम होंगे आप बाहर से बल लगाएंगे, तो बाह्य बल की आवृत्ति के कारण दोलन हो रहे हैं। यानी ऑसिलेशंस क्यों हो रहे हैं, ड्यू टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। तो कहने का मतलब है व्हेन ए पार्टिकल ऑसिलेट्स, ठीक है, ड्यू टू द फ्रीक्वेंसी, कौन सी फ्रीक्वेंसी कारण, एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी के कारण। ठीक है। तो ड्यू टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। क्लियर है। तो व्हेन ए पार्टिकल ऑसिलेट्स ड्यू टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। क्लियर है। तो जब कोई कण दोलन करता है ना, बाह्य बल की आवृत्ति के कारण, तो तब जो दोलन कहे जाएंगे उन्हें ही आप प्रणोदित दोलन कहेंगे। तो देन, है ना, व्हेन के बाद कोमा है उसे ही देन बोलते हैं। तो देन द ऑसिलेशंस, है ना, आर नोन एज, लिख देना। तो देन द ऑसिलेशंस आर नोन एज फोर्स्ड ऑसिलेशंस। क्या कहलाएंगे, फोर्स्ड ऑसिलेशंस, यानी प्रणोदित दोलन कहलाएंगे। ठीक है। फोर्स्ड ऑसिलेशंस क्या होते हैं आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है। तो इस टाइप के जो ऑसिलेशंस हैं उन्हें ही आप फोर्स्ड ऑसिलेशंस कहते हैं। क्लियर है। चलो नोट करो यहाँ तक। अब और भी अच्छे से देखो, दिख रहा होगा आपको, ये भी बीच बीच में सेटिंग मांगता रहता है। ठीक है, करो नोट। ठीक है जी। तो इसे, है ना, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो, इसके बाद मैंने फोर्स्ड ऑसिलेशंस आपको पढ़ा दिया। आइए इसके बाद बात करेंगे अनुनाद के बारे में, रेजोनेंस के बारे में, है ना। रेजोनेंस तो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, आइए यहाँ पर भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पर रेजोनेंस का क्या मीन है ना, क्या मीन है देखो, तो हेडिंग डालो रेजोनेंस। ठीक है। हिंदी में आप जानते हैं इसे क्या कहते हैं, अनुनाद। ठीक है। रेजोनेंस पढ़ना है। देखो रेजोनेंस क्या है, मैंने अभी आपको समझाया कि जो फ्री ऑसिलेशंस होते हैं, जो क्या वो बोलते हैं इन्हें, मुक्त दोलन होते हैं। तो मुक्त दोलनों में जो कण है वो अपनी स्वाभाविक आवृत्ति से दोलन करता है, जो पार्टिकल है वो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेशन करता है। ठीक है। जैसे पेंडुलम था, मैंने बताया, आपने डिस्प्लेस किया, छोड़ दिया, आपने कोई फ्रीक्वेंसी, कोई फोर्स उस पर नहीं लगाया है, तो आपने छोड़ दिया, तो वो ऐसे ऐसे मोशन करेगा। क्लियर है। देखो ऐसे, है ना, ऐसे देखो खुद कर रहा है,
तो ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है, कैसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, स्वाभाविक आवृत्ति है, ठीक है। तो दो फ्रीक्वेंसी होती हैं, एक तो है नेचुरल फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, क्लियर है, स्वाभाविक आवृत्ति या प्राकृतिक आवृत्ति भी कह सकते हो, ठीक है। और दूसरी है आपकी, मैंने बताया जो एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी है, जिसके बारे में भी मैंने बात की फोर्स्ड ऑसिलेशंस के भीतर, तो उसे कहेंगे एक्सटर्नल फोर्स, है ना, एक्सटर्नल फोर्स फ्रीक्वेंसी। तो शॉर्ट में लिख लो एक्सटर्नल फोर्स फ्रीक्वेंसी, क्लियर है, या फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स कह सकते हो, क्लियर है। तो आप देखो, आपको पता है कि धीरे धीरे जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो कम होती जाती है। फ्रीक्वेंसी यानी एक सेकंड में होने वाले दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकंड, क्लियर है। तो आप देखें धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, है ना, एम्पलीट्यूड्स कम होते जाएंगे, किसके कारण, डैम्पिंग फोर्सेस के कारण, है ना, जिन्हें आप अवमंदक बल कहते हैं, ठीक है, अवमंदक बल, है ना, जो मोशन का, ऑसिलेशंस का, दोलन का क्या करते हैं, अपोज करते हैं, विरोध करते हैं, ठीक है, बता चुका हूं मैं पहले। तो देखो इसका मतलब है दो फ्रीक्वेंसी है, एक तो नेचुरल है, जब कौन से ऑसिलेशंस होते हैं, फ्री ऑसिलेशंस, और एक है एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। जब ऑसिलेशंस धीरे धीरे घटते जाएंगे एम्पलीट्यूड्स, तो आप बाहर से फोर्स लगाएंगे, है ना, जैसे ही घटेगा बाहर से फोर्स लगा दो, जैसे ही घटेगा बाहर से फोर्स लगा दो, ठीक है। तो फोर्स लगाएंगे आप बाहर से, तो आप पाएंगे कि ऑसिलेशंस बने हुए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है, अब देखो रेजोनेंस क्या होता है, तो हमारे द्वारा जो लगाई जा रही है फ्रीक्वेंसी, वो कौन सी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, और वो किसके बराबर हो जाती है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाती है, ठीक है। शुरुआत में आप फ्रीक्वेंसी कम लगा रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ाओ 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 और बढ़ते बढ़ते जब वो किसके बराबर हो जाए, नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए, ठीक है। तो कहने का मतलब है रेजोनेंस वो कंडीशन है जब फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर हो जाए, नेचुरल फ्रीक्वेंसी के। तो तब पता है क्या होता है, आप जानते हैं तब क्या होगा, आप नहीं जानते हैं ना, पढ़ा होगा मतलब 11th क्लास में तो जानते होंगे, नहीं तो नहीं जानते होंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा जब फ्रीक्वेंसी एक्सटर्नल फोर्स की जो है वो किसके बराबर हो जाए, नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए, ठीक है, यानी बाह्य बल की जो आवृत्ति है वो स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर हो जाए, ठीक है। तो तब अचानक एम्पलीट्यूड्स बहुत अधिक बढ़ जाते हैं, दोलन जो हैं वो बहुत तेज तेज हो जाते हैं, है ना, बहुत तेज तेज, स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है। तो स्पीड बहुत अधिक बढ़ जाती है, तो इस कंडीशन को ही आप क्या कहते हैं रेजोनेंस कहते हैं, क्लियर है, बात समझ में आई। इस अवस्था को, इस स्थिति को ही आप क्या कहते हैं, अनुनाद कहते हैं, ठीक है। एक बार हिंदी में सुन लीजिएगा। तो कहने का मतलब है जब बाह्य बल की आवृत्ति, जब बाह्य बल की आवृत्ति है ना कण की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर हो जाती है, ठीक है, जब बाह्य बल की आवृत्ति कण की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर हो जाती है तो अचानक आयाम बहुत अधिक बढ़ जाते हैं, ठीक है। इस स्थिति को अनुनाद कहते हैं, ठीक है। और इंग्लिश में कन्वर्ट करके मैं लिख ही देता हूं, देखो। तो व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं ना बाहर से, तो मतलब एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं बाहर से, तो व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स मैंने बताया किसके बराबर हो जाती है, बिकम्स बल्कि, है ना, हो जाती है, बिकम्स इक्वल टू, किसके बराबर हो जाती है, इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी, क्लियर है, बिकम्स इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी। और नेचुरल फ्रीक्वेंसी किसकी है, ऑफ, बिकम्स इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिकल, कण की, है ना, कण की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर हो जाती है, क्लियर है। तो क्या होता है, मैंने बताया आयाम बहुत अधिक बढ़ जाते हैं, एम्पलीट्यूड्स ठीक है, एम्पलीट्यूड्स इंक्रीजेस, ठीक है, इंक्रीजेस माने बढ़ जाते हैं, ठीक है, रैपिडली, तेजी से, बहुत अधिक मतलब, है ना, क्लियर है, एम्पलीट्यूड्स बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। तो इस कंडीशन को ही आप क्या कहते हैं, दिस कंडीशन लिख देना, इज नोन एज रेजोनेंस, ठीक है।
इस स्थिति को या इस अवस्था को ही आप क्या कहते हैं, रेजोनेंस कहते हैं, अनुनाद कहते हैं। क्लियर है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी, नोट कीजिए। फिर चलते हैं इसके डेरिवेशन को करते हैं। ठीक है जी, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है, तो मैं रफ कर देता हूँ। इसके बाद देखो, इसके बाद आपको चलना है इसके डेरिवेशन पर। देखो इसका डेरिवेशन करेंगे, यानी सबसे पहले आपने डैम्प्ड ऑसिलेशंस की इक्वेशन की थी या नहीं, है ना। पहले तो आपने सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन मोशन की इक्वेशन की थी, है ना, और फिर उसके बाद आपने इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन की थी। ठीक है, और अभी किसके बारे में बात करेंगे, फोर्स ऑसिलेशंस की इक्वेशन। तो इक्वेशन हेडिंग डालो, इक्वेशन ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेशंस। ठीक है, और मैंने बता रखा है वो पार्टिकल जो ऑसिलेशन करता है उसे ऑसिलेटर कहते हैं। तो ऐसा पार्टिकल जो डैम्प्ड ऑसिलेशंस करता है उसे डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर कहते हैं, याद होगा आपके। और एक ऐसा पार्टिकल है ना जो क्या करेगा, परफॉर्म फोर्स्ड ऑसिलेशंस परफॉर्म करेगा, उसे आप कहेंगे, क्या कहेंगे, बोलो, आप अपने आप को उत्तर दें, क्या कहेंगे, फोर्स्ड ऑसिलेटर। ठीक है, क्या कहेंगे, फोर्स्ड ऑसिलेटर। ठीक है, तो हेडिंग डालो, मैं रफ कर देता हूं। हेडिंग बस आपको क्या लिखनी है, इक्वेशन ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेटर लिख दो या इक्वेशन ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेशंस लिख दो, है ना, कुछ भी लिख सकते हो। इक्वेशन ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेटर या फोर्स्ड ऑसिलेशंस। ठीक है, क्लियर है। अब एक बात सुनो मेरी ध्यान दो, एक कण है कोई, है ना, एक पार्टिकल है जो क्या परफॉर्म कर रहा है, फोर्स्ड ऑसिलेशंस परफॉर्म कर रहा है। तो आप लिखेंगे लेट अस कंसीडर ए पार्टिकल ऑफ मास m इज परफॉर्मिंग फोर्स्ड ऑसिलेशंस। क्लियर है, विच इज नोन एज, क्या कहलाएगा ये, फोर्स्ड ऑसिलेटर, है ना, क्या कहलाएगा, फोर्स्ड ऑसिलेटर कहलाएगा, यानी प्रणोदित दोलित्र बोलेंगे हिंदी में, है ना, प्रणोदित दोलित्र। क्लियर है, तो इसकी इक्वेशन हमें करनी है। तो देखो देन किसी टाइम इंस्टेंट बात करेंगे, किसी टाइम इंस्टेंट जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी बात करेंगे। तो लैंग्वेज में लिख दूंगा, है ना, फिलहाल आप डेरिवेशन को समझें, पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे ही। देखो लैंग्वेज, है ना, की चिंता आप ना करें, जो भी रहता है जिसकी मतलब एक तरीके से आधार बेसिक डेरिवेशन को करने से पहले जिन जिन फिजिकल क्वांटिटीज़ की ज़रूरत होती है उनके बारे में बताना होता है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, देखो तो मेन चीज़ क्या है, डेरिवेशन है। अब देखो यहाँ पे आपने देखा था जब डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन की इक्वेशन की थी, सबसे पहले आते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की। जब इक्वेशन आपने की थी तो केवल एक फोर्स की बात हुई थी, और वो फोर्स कौन सा था, रेस्टोरिंग फोर्स था। उस बल को आप प्रत्यानयन बल कहते थे। ठीक है, तो इसका मतलब है प्रत्यानयन बल, रेस्टोरिंग फोर्स तो अब भी लगेगा। क्लियर है, जैसे पेंडुलम है, इधर ले गए आप छोड़ोगे तो अपने आप ही इधर आ जाएगा। तो इसका मतलब है ये कौन सा फोर्स है जो इसे इसकी मिड पोजीशन पर ला रहा है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ला रहा है, साम्यावस्था पे ला रहा है। इस फोर्स को ही आप प्रत्यानयन बल कहते हैं, फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं, वो फ्रिक्शन नहीं, प्रत्यानयन बल, रेस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। क्लियर है, तो रेस्टोरिंग फोर्स अब भी लगेगा। तो इस पर 3 फोर्स लगेंगे। मैंने बताया सिंपल हार्मोनिक मोशन में केवल रेस्टोरिंग फोर्स लगता था, और जब डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन की बात की तो फ्रिक्शन फोर्स और ऐड हो गया। ठीक है, या डैम्पिंग फोर्स जिसे आप कह सकते हो। ठीक है, और तीसरी स्थिति में अब फोर्स्ड ऑसिलेशंस हैं तो एक फोर्स और ऐड हो जाएगा। कैसे, कौन सा होगा, बात करेंगे। देखो पहला फोर्स कौन सा हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स। हाँ मैं गलत लिख रहा हूँ, बार बार फ्रिक्शन बोल रहा है, फ्रिक्शन यानी घर्षण, है ना, फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, आप इससे बहुत अच्छे से परिचित हैं, है ना, क्लियर है। तो देखो पहला फोर्स कौन सा है, रेस्टोरिंग फोर्स। रेस्टोरिंग फोर्स यानी हिंदी में क्या कहेंगे, प्रत्यानयन बल। तो आप जानते हैं F बराबर होता है माइनस के kx। तो x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है किसी क्षण, है ना, उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो F और k क्या होता है, k को बोलते हैं रेस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट, प्रत्यानयन बल नियतांक। क्लियर है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और ये यहाँ पर तो 3 फोर्स लगेंगे, तो F1 इसे मान लो, और दूसरा फोर्स हो जाएगा यहाँ पर
वही हो जाएगा फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स समझते हैं ना आप, जब दो चीज़ें मिलती हैं तो उनके घर्षण से, उनकी रगड़ से जो है ना उत्पन्न होता है फोर्स, उसे ही आप क्या कहते हैं, जैसे ये है ना, ये क्या है, फ्रिक्शन है। क्लियर है। सड़क और टायर के बीच में फ्रिक्शन लगता है, बहुत जगह एग्जाम्पल हैं जहाँ फ्रिक्शन फोर्स लगता है। ठीक है, देखो फ्रिक्शन फोर्स यानी इसे बोलते हैं घर्षण बल। और मैंने बताया था इससे पहला लेक्चर जो किसका था, डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर की इक्वेशन का था, तो मैंने बताया था ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, यानी फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, मोशन का, ऑसिलेशंस का अपोज कर रहा है, तो इस फोर्स को आप डैम्पिंग फोर्सेस भी कह सकते हो, अवमंदक बल भी कह सकते हो। डैम्पिंग फोर्स अवमंदक बल भी है, क्योंकि ये मोशन का क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। क्योंकि घर्षण बल के अंतर्गत, फ्रिक्शन फोर्स के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, जैसे कि एयर रेजिस्टेंस, वायु का प्रतिरोध। तो पेंडुलम जैसे ऐसे चल रहा है तो वायु जो है उसका क्या कर रही है, अपोज करेगी, है ना। और धूल के पार्टिकल्स हो सकते हैं, डस्ट पार्टिकल्स, धूल के कण, है ना, बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में। देखो तो इसका मैंने बताया था क्या हो जाएगा, ये ऐसा होता है माइनस का dx/dt। मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कि जितनी ज़्यादा वेलोसिटी बढ़ेगी उतना ही ज़्यादा ये फोर्स भी बढ़ता है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होती है। जैसे पेंडुलम ऐसे चल रहा है बाहर की तरफ, तो इसकी मोशन का अपोज करेगा ये फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, पेंडुलम बाहर की तरफ जा रहा है, ये अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, है ना, तो माइनस इसलिए है। और dx/dt क्या है, वेलोसिटी है, वेग है। क्लियर है। तो जितनी ज़्यादा वेलोसिटी, पेंडुलम जितनी तेजी से जाएगा उतनी ही तेजी से फोर्स लगेगा। क्लियर है। तो देखो ये मैंने बताया था पहले भी, इसे हटाओगे प्रोपोर्शनलिटी साइन को तो एक कांस्टेंट आ जाता है यहाँ पे। पिछली बार कितना माना था, b, तो b ही मान के चलो, dx/dt, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है। और थर्ड फोर्स यहाँ पर कौन सा है, मैंने बताया अब फोर्स्ड ऑसिलेशंस हो रहे हैं, तो यानी एक्सटर्नल फोर्स बाहर से जो आप लगा रहे हैं, तो कौन सा फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स। क्लियर है, बाह्य बल, तो इसे कहेंगे अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स, है ना, लगाया जाने वाला बाह्य बल, बाहर से जो आप लगा रहे हैं, है ना, वो फोर्स, तो अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है जी। देखो ये कितना होता है, हाँ इसे याद रखना, F3 बराबर F0 साइन PT। ठीक है, इस टाइप की इक्वेशन पढ़ी है आपने फोर्स में, है ना, बात लेकिन हो रही है। और P क्या है, P क्या है, P मैं वेयर करके लिख देता हूं, आपने पढ़ा है ना, मैंने बताया था अभी, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, बाह्य बल की आवृत्ति P है ये, है ना। तो P क्या है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। क्लियर है, इसे आप लिख सकते हो इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो तीनों फोर्सेस जो फोर्स्ड ऑसिलेशंस के दौरान बॉडी पर, पार्टिकल पर लगेंगे, उनके बारे में मैंने आपके सामने बात की। कोई भी दिक्कत यहाँ तक आपको नहीं होगी। चलें आगे। और इसके बाद डेरिवेशन कैसे करते हैं आपको पता है, न्यूटन्स फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड, वो कौन सा लॉ लगाते हैं आप खुद बताएं, थर्ड नहीं सेकंड लॉ लगाएंगे, फ्रॉम न्यूटन्स सेकंड लॉ। तो कहाँ लिखूँ मैं, देख लेता हूँ, चलो वो भी काफ़ी जगह है, तो इधर लिखते हैं फ्रॉम न्यूटन्स सेकंड लॉ। न्यूटन का दूसरा नियम लगा रहे हैं, आप जानते हो F = क्या होता है, ma। और यहाँ पर तीन फोर्स हैं, तीनों ऐड हो जाएंगे, F1 + F2 + F3। और m a को आप लिख सकते हो इस तरीके से, मैंने कई बार बताया हुआ है, d2x/dt²। क्लियर है। बाकी मैथमेटिकल फिजिक्स तो पढ़ ही रहे होंगे आप लोग। ठीक है, पेड बैच में चल रही है वेक्टर कैलकुलस, तो आपने देखा है। बाकी जो नहीं भी पढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं तो पढ़े होंगे मैथमेटिकल फिजिक्स, और ये बेसिक सी बात है, मैंने मैकेनिक्स में भी कई बार बताया होगा। ठीक है। और हाँ, इससे पहले वाला डैम्प्ड हार्मोनिक, मतलब इससे पहला जो यूट्यूब पे लेक्चर था डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशंस वाला, जिसमें मैंने इक्वेशन कराई थी डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर की, तो उसमें मैंने ये बात आपको बताई होगी कि a बराबर क्या होता है, d2x/dt²। ठीक है, क्लियर है। तो देखो F1, F2, F3 की वैल्यूज पुट करो। F1 की वैल्यू -kx,
F2 की वैल्यू माइनस के b इंटू डी एक्स, ठीक है, माइनस के b इंटू डी एक्स अपॉन डी टी, ठीक है, और प्लस F3 की वैल्यू ये रही F नोट साइन पी टी, और देखो बराबर m इंटू डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक आपको? अब देखो क्या करो, ये जो m है आपका, इसे कहाँ ले जाओ? अपोन में, सबके अपोन में ले जाओ। तो माइनस का k अपॉन m इंटू एक्स माइनस का b अपॉन m इंटू डी एक्स अपॉन डी टी, ठीक है, और इसके भी अपोन में लिखो f नोट अपॉन m साइन पी टी, और ये बराबर है डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वायर। क्लियर है? आप इन्हें क्या क्या मानते हैं आपके याद होगा। एक काम करो, पहले सबको एक साथ कर लो। तो डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वायर, ये सारे जो माइन इधर है उसे उधर ले जाओ, तो प्लस का क्या हो जाएगा? b अपॉन m, ये वाला है ना, पहले लिख लो डी एक्स अपॉन डी टी, फिर ये लिखो प्लस k अपॉन m, और ये बचेगा x, और बराबर, इसे बराबर में ही रहने दो, ठीक है। क्या हो जाएगा? f नोट अपॉन m साइन पी टी, ठीक है, ये ऐसे है ना, ठीक है, दिख रहा है। तो यहाँ से आपको याद होगा बहुत अच्छे से कि b अपॉन m को क्या मानते थे, है ना, किसको क्या क्या मानते थे, आपके अच्छे से याद होगा यदि आपने लास्ट डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन का डेरिवेशन माना, मतलब पढ़ा है। तो b अपॉन m को क्या मानते थे बताओ? b अपॉन m को क्या मानते थे? 2r, याद आया? k अपॉन m को क्या मानते थे? ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, और इसे मान लो कुछ और, f नोट अपॉन m को मान लो स्मॉल f नोट, ठीक है। तो देखो, ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वायर प्लस b अपॉन m को 2r माना है, तो 2r डी एक्स अपॉन डी टी प्लस इसे ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, और ये हो जाएगा f नोट अपॉन m बराबर में कितना? f नोट साइन पी टी, ठीक है जी। तो ये इक्वेशन है, ठीक है। तो इसे इक्वेशन, ये कैसी इक्वेशन है? डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन की इक्वेशन है। क्लियर है? ठीक है, तो इसके नीचे लिख देना इट इज द इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड नहीं, मैंने डैम्प्ड बोला, फोर्स्ड आएगा, है ना। तो यहाँ पे लिखो, नीचे लिख देना इट इज द इक्वेशन ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेशंस। ये किस, और बल्कि कैसी इक्वेशन है? डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लिखना इट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेशंस, ठीक है। फोर्स्ड ऑसिलेशंस की कैसी इक्वेशन है? ये डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है? अब आपको पता है इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद इसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लेना। देखो, इसके बाद इसका सॉल्यूशन मान के चलेंगे, और सॉल्यूशन मान के चलते हैं, और फिर उसमें जो कांस्टेंट्स होते हैं सॉल्यूशन में उनकी वैल्यू निकाल देते हैं, और फिर हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हो जाता है वहाँ पर वैल्यू रखने के पश्चात, ठीक है। चलो, तो देखो इसका सॉल्यूशन मान के चलेंगे, तो लेट द सॉल्यूशन। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं लिख देता हूँ यहाँ से इधर। तो लेट द सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन मान के चलेंगे इस इक्वेशन का, इस समीकरण का, ठीक है। हल मान के चलते हैं। ये मैंने बताया था आपको, ये किसकी रीति है, मतलब किसका मेथड है? मेथड किसका है ये? आप पढ़ोगे डिफरेंशियल इक्वेशन, जब पढ़ोगे, है ना, बीएससी सेकंड ईयर में एक बुक है मैथमेटिक्स में, तब आप ये चीज़ें समझ जाओगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। तो सॉल्यूशन मान के चलते हैं, और बाद में जो उसमें कांस्टेंट्स होते हैं उसकी वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। तो लेट द सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन मानेंगे एक्स में है समीकरण, तो एक्स का मान निकालना है, एक्स बराबर ए साइन, इसका सॉल्यूशन आप याद रखना पी थीटा पी टी माइनस थीटा, ठीक है, पी टी माइनस थीटा। तो x बराबर ए साइन पी टी माइनस थीटा, इसे डाल दो इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। p क्या है मैंने बता रखा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, t क्या है, टाइम है, और थीटा क्या है, थीटा आप जानते हैं जिसे फेज डिफरेंस कहा जाता है, ठीक है जी।
चलो मैं इधर को भी रफ कर देता हूँ, फिर खुल के करेंगे है ना काम। चलो देखो, हाँ थीटा क्या होता है लिख लेना, कांस्टेंट है कोई है ना, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। फेज डिफरेंस तो 5 होता है ना। चलो देखो, तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी यानी अपनी इच्छा से माना हुआ कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी का अर्थ क्या होता है, अपनी इच्छा से माना हुआ, ठीक है। देखो इसके बाद ये इक्वेशन मान लिया आपने, अब इसका, अरे मैंने तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन भी रफ कर दी, उसकी जरूरत पड़ेगी, चलो मैं उसे लिख लेता हूँ। कहाँ लिखूँ, चलो उधर लिखते हैं। क्या थी वो, d2x, और उसे आप इक्वेशन फर्स्ट मानना है ना, इसे सेकंड मान लो। तो d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस क्या था 2r dx अपॉन dt प्लस क्या था ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, यहाँ x होगा है ना, और बराबर में क्या था f नोट साइन pt, ठीक है। इसे आप समीकरण 1 मानना। क्लियर है, क्योंकि यहाँ से ये जो x आपको दिख रहा है, इस x की वैल्यू dx अपॉन dt की वैल्यू और d2x अपॉन dt स्क्वायर की वैल्यू, इन सब की वैल्यू आप रखोगे कहाँ, इसमें, तभी तो सॉल्यूशन मिलेगा। बिल्कुल ऐसा ही है मेथड जैसे डैम्प्ड ऑसिलेशंस के लिए आपने इक्वेशन का किया था, ठीक है। तो देखो dx अपॉन dt निकालो, यहाँ से क्या आएगा, डिफरेंशियल करो t के रेस्पेक्ट में, साइन का कोस हो जाता है pt माइनस थीटा, और फिर साइन का तो कर दिया कोस, अब इसका करोगे तो थीटा का तो 0, क्योंकि थीटा क्या है कांस्टेंट, और t का 1, तो p बचेगा केवल, तो ये आ जाएगा p शुरुआत में, ठीक है। इसी प्रकार आप निकालो d2x ओवर dt स्क्वायर, क्या आएगा ए पी कोस का होता है माइनस साइन, ठीक है, माइनस pt माइनस थीटा, और pt माइनस थीटा का करोगे तो p आएगा, तो p का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों वैल्यूज कहाँ रख दो, फर्स्ट में, फर्स्ट इम्प्लाइज। तो ये वैल्यू रखो माइनस का a p स्क्वायर साइन pt माइनस थीटा, ठीक है जी, प्लस 2r dx अपॉन dt की वैल्यू रखो ए पी कोस pt माइनस थीटा, ठीक है जी। आगे देखो प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स की वैल्यू रखो ए साइन pt माइनस थीटा, और बराबर में ऐसे ही रखो एफ नोट साइन pt, है ना। लेकिन एक काम कर लो, ये जो pt है आपका, इसे ऐसे करो pt माइनस थीटा और प्लस थीटा, ठीक है, ऐसे कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि pt माइनस थीटा बनाना है ना हर जगह। तो ये साइन a प्लस बी का फॉर्मूला खुल जाएगा यहाँ पर। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला आप अपने आप को बताएं, क्या होता है साइन a प्लस बी का फॉर्मूला, साइन a इंटू कोस बी प्लस कोस a इंटू साइन बी, ठीक है। तो देखो इधर ऐसे ही रहने दो, एक काम करो साइन साइन वाले एक साथ कर लो, तो ये बचेगा माइनस का ए पी स्क्वायर और प्लस ओमेगा स्क्वायर ए, क्लियर है। और साइन पी थीटा बाहर आ जाएगा, वो पी टी माइनस थीटा, ठीक है जी, प्लस ये लिख लो 2r ए और इंटू पी, और इंटू में क्या है कोस पी टी माइनस थीटा, बराबर में देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दो, तो बराबर एफ नोट तो बाहर रहेगा, तो साइन a प्लस बी है ना, तो साइन a कोस बी, a का मतलब पी टी माइनस थीटा, साइन a इंटू कोस बी है ना, कोस थीटा, प्लस कोस a यानी कोस पी टी माइनस थीटा इंटू कोस ए साइन बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, बी यानी थीटा, बी यानी थीटा, क्लियर है। साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। एक काम करो, दोनों तरफ साइन पी टी माइनस थीटा और कोस पी टी माइनस थीटा के गुणांकों की तुलना करने पर, तो लिख देना ऑन कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ साइन पी टी माइनस थीटा एंड कोस पी टी माइनस थीटा। तो देखो क्या आएगा, इधर साइन पी टी माइनस थीटा का गुणांक है ये कोफिशिएंट्स, तो माइनस का ए पी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर ए, और इधर क्या है इसका गुणांक कोस थीटा इंटू एफ नोट, यानी इधर क्या है एफ नोट कोस थीटा, क्लियर है। कोस पी टी माइनस थीटा का कोफिशिएंट इधर क्या है 2r ए पी,
और इधर क्या है, इसका गुणांक साइन थीटा इंटू एफ नोट, यानी एफ नोट साइन थीटा। इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4। आपको एम्पलीट्यूड निकालना है, तो एक काम करो, दोनों देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कब? यदि इसका स्क्वायर कर दें और इसका स्क्वायर कर दें और दोनों को जोड़ दें, तो यानी दोनों समीकरण 3 व 4 को वर्क करके जोड़ने पर, तो लिखना ऑन स्क्वायरिंग एंड एडिंग ऑफ इक्वेशन 3 एंड 4। तो इक्वेशन है ना 3 का स्क्वायर कर रहे हैं, है ना, 4 का स्क्वायर कर रहे हैं और दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो वी हैव। ठीक है, देखो क्या आ जाएगा, है ना, ये इक्वेशन 3, ये 4, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का ए पी स्क्वायर। एक काम करो, प्लस वाला पहले लिख लो और माइनस वाला बाद में लिख लो, क्योंकि ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर लेंगे फिर। ठीक है, तो ये लिख लो ओमेगा स्क्वायर ए माइनस ए पी स्क्वायर। ठीक है, इस सारे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। क्लियर है? तो 3 का स्क्वायर कर दिया, अब इसका करो 2RAP, इस सारे का होल स्क्वायर बराबर में इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो एफ नोट का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस एफ नोट का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? तो आप देख के बताओ जरा। ठीक है, चलो, तो इसका होल स्क्वायर खोलो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इधर कर दूं, तो है ना, कहाँ करूं, चलो अभी इधर कर देते हैं ना। देखो तो क्या आ जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यानी ये हो जाएगा ओमेगा की पावर 4 ए स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा ए स्क्वायर पी की पावर 4 और माइनस 2ab, तो 2 है ना ओमेगा स्क्वायर ए और इंटू ए पी स्क्वायर हो गया इधर, प्लस ये हो जाएगा 2 2 जा 4 आर स्क्वायर ए स्क्वायर पी स्क्वायर बराबर, यहाँ से एफ नोट स्क्वायर कॉमन ले लो, तो अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर है? ये 1 हो जाएगा। यहाँ से देखो कुछ कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर हर जगह से कॉमन है, ये रहा, है ना, तो ए स्क्वायर कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचा, ओमेगा की पावर 4 प्लस पी की पावर 4 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर पी स्क्वायर। क्लियर है? और प्लस ये बचेगा 4 आर स्क्वायर पी स्क्वायर। ठीक है, बराबर एफ नोट स्क्वायर, ये 1 हो गया। क्लियर है? ये है ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर बराबर छोड़ो भी, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये क्या है 4 आर स्क्वायर पी स्क्वायर, ये बराबर किसके हैं, एफ नोट स्क्वायर। ठीक है जी, अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपके, कैलकुलेटिव है सारा मामला, है ना। तो स्क्रीनशॉट ले लो इतने का, तो मुझे ये रफ करना पड़ेगा या मैं क्या करूं, हाँ इधर का ही रफ करते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत हो तो है ना वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना, है ना, क्योंकि ये तो कह नहीं सकते कोई दिक्कत हो तो बताओ क्योंकि ये क्या है, ऑफलाइन नहीं है, ऑनलाइन क्लास है ना। चलो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, आप ए स्क्वायर की वैल्यू निकालो, क्योंकि एम्पलीट्यूड निकालना है ना आपको, तो हो जाएगा एफ नोट स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस 4 आर स्क्वायर पी स्क्वायर। आपको ए निकालना है तो दोनों तरफ का अंडर रूट ले दो बस, तो अंडर रूट ले दोगे तो एफ नोट बचेगा केवल, और नीचे अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 आर स्क्वायर पी स्क्वायर, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, मतलब ये दोनों नहीं, ये सारा क्या हो जाएगा, बॉक्स में बंद हो जाएगा। ठीक है, और ये किसका एक्सप्रेशन आया, एम्पलीट्यूड का, तो नीचे लिख देना इट इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ द एम्पलीट्यूड। ठीक है, इट इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड का, और हमें करना क्या है, मेन मोटिव क्या है हमारा, है ना, मेन मोटिव है फोर्स्ड ऑसिलेशंस की इक्वेशन लाना। तो इक्वेशन तो ये मान के चले थे, और अब इसमें एक कांस्टेंट तो ए था और एक कांस्टेंट थीटा था। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू निकालेंगे एक तो,
और एक ए की निकालेंगे, तो ए की तो निकाल ली, अब किसकी निकालें, थीटा की, और फिर दोनों की वैल्यू रख देंगे। एक्स का जो एक्स का सॉल्यूशन है, यानी ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये किसकी, फोर्स्ड ऑसिलेशंस की, उसका सॉल्यूशन आ जाएगा, और यही तो हमें करना है। ठीक है, देखो ये कैसे आएगा, ये मैंने इधर से रफ कर दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं। इक्वेशन 3 और 4 क्या थी, बस वो लिखनी पड़ेगी हमें। और अब क्या करना पड़ेगा, देखो इक्वेशन 4 इज डिवाइडेड बाय 3, 4 को क्या करना है, 3 से डिवाइड करना है। क्लियर है, तो यहां तक आप नोट कीजिए। मैं वे इक्वेशंस ढूंढ करके लिख देता हूं। ठीक है जी, तो देखो इक्वेशन 4 क्या थी, इक्वेशन 4 जो है 3 4 है ना, देखो ये थी माइनस का ए पी स्क्वायर और प्लस ए ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और ये बराबर किसके था, एफ नोड कोस थीटा के। क्लियर है, और दूसरी इक्वेशन है, मतलब ये थी तीसरी, और एक चौथी इक्वेशन क्या थी, 2rpa बराबर किसके था, एफ नोट साइन थीटा के। क्लियर है, तो बस इन इक्वेशन से आपको क्या करना है ना, मैंने बताया 4 को डिवाइड करो 3 से, तो इक्वेशन 4 इज डिवाइडेड बाय 3, तो देखो क्या आएगा, 4 तो ऊपर रहेगी, तो यह आ जाएगा 2rpa अपॉन माइनस का ए पी स्क्वायर और प्लस ए ओमेगा स्क्वायर बराबर एफ नोट साइन थीटा, और बटे में क्या बचेगा, एफ नोट कोस थीटा। एफ नोट से एफ नोट कैंसिल, ठीक है, ए से ए कैंसिल कॉमन लेके कटेगा ना, तो कॉमन लेके कट जाएगा, तो बचेगा 2rp, और है ना ए से ए कॉमन लेके काट दूं तो ये बचेगा, और ये जो माइनस है इसे एक काम करो, ओमेगा स्क्वायर को पहले लिख लो और पी स्क्वायर को बाद में लिख लो। ठीक है, क्लियर है, ए से ए कॉमन लेके काट दिया, और ये क्या बचा, tan थीटा। आपको थीटा निकालना है, तो थीटा बराबर क्या आएगा, tan इनवर्स क्या आएगा, 2rp अपॉन ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, तो आपने दोनों वैल्यू निकाल दी है, ए की भी और थीटा की भी, तो आपका थीटा क्या है, tan इनवर्स 2rp अपॉन ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। हमें ये थीटा का मान और ये ए का मान अब कहाँ लौटाना है, यहाँ पर, तो आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं ये रफ कर रहा हूँ। आपको सॉल्यूशन निकालना था ना इस इक्वेशन का, तभी तो आप इक्वेशन निकाल पाएंगे किसकी, फोर्स्ड ऑसिलेशंस की। फोर्स्ड ऑसिलेशन की ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन थी, लेकिन ये नॉर्मल इक्वेशन निकलेगी। ठीक है, देखो तो x बराबर है ना, एक काम करो, क्या कर दो, सेकंड इम्प्लाइज, तो x बराबर ए का मान रखो, एफ नोट अपॉन अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर पी स्क्वायर। ठीक है जी, और देखो साइन पी टी माइनस थीटा, थीटा ये रहा, तो भाई देखो थीटा की तो इतनी बड़ी लंबी चौड़ी वैल्यू रखी नहीं जा सकती, तो इसे ऐसे लिख दो और वेयर करके बता दो जहां करके कि थीटा कितना है, जहां थीटा बराबर कितना है, मैंने बताया tan इनवर्स 2rp अपॉन ओमेगा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। जब बड़ा सा मान होता है ना, बड़ी सी वैल्यू होती है जब, है ना, तो क्या करते हैं, ऐसे ही लिख देते हैं और वेयर करके बता देते हैं। क्लियर है, क्योंकि थीटा की जगह ये रखोगे ना तो बड़ा अजीब सा हो जाएगा माहौल। तो ये हमारा सॉल्यूशन मिल गया। ये इक्वेशन है किसकी, फोर्स्ड ऑसिलेशंस की, है ना। तो ये डेरिवेशन कंप्लीट हुआ, तो इसके नीचे लिख देना आप, इट इज द इक्वेशन ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेशन। क्लियर है, यहाँ तक आप चीज़ों को अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, और बाकी टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप लोग कहते रहते हैं कि बुक की पीडीएफ सेंड कर दो, है ना, मैथमेटिकल फिजिक्स की बुक बहुत स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं, तो मैं आपको बता दूं यूनिट वाइज बुक की पीडीएफ मैथमेटिकल फिजिक्स की टेलीग्राम चैनल पर पड़ी हुई है। ठीक है, और साथ में जो आपकी मैकेनिक्स बुक है, न्यूटोनियन मैकेनिक्स, इसकी भी फर्स्ट और सेकंड यूनिट के नोट्स यूनिट के नाम से, है ना। पहले यूनिट का नाम क्या है,
अभी तो यूनिट के नाम भी नहीं पता कई बच्चों को, है ना, बड़ा दुख होता है भाई। अपनी यूनिट्स के नाम, बुक्स के नाम तो आपको पता होने चाहिए। तो पहली यूनिट का नाम है डायनेमिक्स ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, और दूसरी यूनिट का नाम है मैकेनिक्स की डायनेमिक्स ऑफ ए रिजिड बॉडी। तो इस नाम से टेलीग्राम चैनल पर नोट्स पड़े हैं, आप लोग मैसेज करते हैं बहुत ज़्यादा, है ना, तो पर्सनली एक एक करके सबको नोट्स भेजना संभव नहीं हो पाता है। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप चाहे तो वेक्टर, है ना, अलजेब्रा जो फर्स्ट यूनिट है उसकी बुक की पीडीएफ मिलेगी कृष्णा पब्लिकेशन की, वेक्टर कैलकुलस सेकंड यूनिट है उसकी भी पीडीएफ मिलेगी आपको बुक की, है ना। तो मैथमेटिकल फिजिक्स की 2 यूनिट की पीडीएफ वहाँ पर पड़ी है, और न्यूटोनियन मैकेनिक्स के नोट्स पड़े हैं, हैंड रिटन नोट्स जो मेरे ही राइटिंग में है ना, और बिल्कुल अभी वीडियो के साथ साथ ही मैंने बनाए हैं, बिल्कुल लेटेस्ट नोट्स हैं, तो वो आपको वहीं मिलेंगे, ठीक है। यूनिट के नाम से सर्च करना बस आप, है ना, क्लियर है। और हाँ, बाकी आप जानते हैं कि जो 4th यूनिट है आपकी वेव मोशन, वो आपके पेड बैच में चल रही है, और जो मैथमेटिकल फिजिक्स है उसकी जो वेक्टर कैलकुलस और उसके बाद की सभी जो यूनिट्स हैं पेड बैच में होंगी। वेक्टर कैलकुलस अब कंप्लीट होने वाली है, तो वो सब पेड बैच में चल रही हैं। आप यदि ज्वाइन होना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया था कि 100 रुपीज़ मिनिमम फीस रखी गई है, और साथ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा मेरा, वहाँ से आप और जानकारी ले सकते हैं, और फ़ोनपे नंबर भी दिया हुआ है, तो पेमेंट करके आप स्क्रीनशॉट भेज करके पेड कोर्स में ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। तो बाकी और जो भी आपके डाउट्स हों और कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।